depicted as a allegory. Allegory कुछ नहीं है. Allegory is an abstract idea which is expressed through a person or a thing. So idea of France, which was based on equality, fraternity, and there was three concepts: equality, fraternity, and justice, and liberty. ये जो सारे आइडियाज हैं ये आपके फ्रांस में पॉपुलराइज हुए और इसको एक ह्यूमन फिगर दिया गया which was named as Marianne. अब इसकी in the page number 23 if you have opened your books you can see this was basically a postal stamps. ये stamps के ऊपर ये एक female figure आई with a red cap. You can see red cap, tricolor was a France flag जिसमें कि आपके three colors थे, red, white and blue. Like सर आपकी वीडियो बंद हो गई. अब आ रही है बेटा? यस सर. यस सर. फिर बंद होगी. सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही. अब हो रही है बेटा वीडियो शो? यस सर. यस सर. यस सर. वर्जोत अपना माइक बंद कर भाई. वर्जोत बेटा अपना माइक बंद करो. आपके ये माइक से डिस्टरबेंस हो रही है बहुत. सम कनेक्शन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा. चलो आई वाज आस्किंग कि इंडिया का जो ट्राई कलर है उसके अंदर तीन कौन कौन से कलर्स हैं? सैफरन, वाइट एंड सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. ग्रीन. ऐसे ही जो आपका फ्रांस का ट्राई कलर उसके अंदर ये तीन कलर्स हैं. एंड उसके हेड के ऊपर एक कॉकेड है. कॉकेड क्या होता है? कॉकेड इज एक ना लाइक यू हैव सीन इन योर स्कूल्स में आपने देखा होगा कि जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं या जो टीचर्स हैं अगर कोई भी आपका एनुअल फंक्शन है कोई भी इवेंट है उसमें ना वो अपने चेस्ट पे लगाते हैं ऐसे एक पॉकेट सा होता है. सर बैच टाइप होता है. यस सर. बैच टाइप होता है उसको हम पॉकेट बोलते हैं. ठीक है. ओके सर. थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है वो. देखा होगा आपने जो सिल्वर सी या गोल्डन लाइनिंग होती है इस पे उसको हम पॉकेट बोलते हैं. तो वो भी है उसके हेड के ऊपर. ठीक है. तो तीन चीजें आपकी ट्राई कलर, कॉकेड एंड रेड कैप. ये था फ्रांस का. और आपका नेक्स्ट है आपका जर्मनी का. दिस इज जर्मेनिया. दिस इज बेसिकली अ स्टैचू. जो मेरियन था वो एक पोस्टल स्टैम्प था. ये एक स्टैचू है जो किसकी एलिगरी है? जर्मन नेशन की. इसमें यू कैन सी इसका एक क्राउन है जिसके ऊपर ओक लीव्स हैं. ओक इज अ ट्री, उसके लीव्स हैं. एंड दिस स्टैंड्स फॉर जर्मन हेरोइज्म. हेरोइज्म क्या होता है?
हेरोइज्म बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर, आपकी स्ट्रेंथ बताता है। तो ये जो स्टैचू के सॉरी जस्ट अ सेकेंड। Yes, students, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Screen सबको visible है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो we'll continue from here now. वो मेरे ट्राइपॉड में कुछ प्रॉब्लम है, ट्राइपॉड नहीं टिक पा रहा। तो these are your notes, ठीक है? ऐसे आपको नोट्स मिलेंगे। ये आपका हर एक चैप्टर के ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको, और इसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होंगे सारे, ऐसे वन वर्ड। ये वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, ठीक है? इसमें ये है आपका, दिस इज जर्मेनिया, दिस इज बेसिकली जर्मेनिया। ओके, नाउ वील डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इसमें जो लास्ट आपका जो टॉपिक है बाल्कनाइजेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन के बाद जो है इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। वो ऑनलाइन पे थोड़ा अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, और जिसको ये नहीं समझ आया इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे क्लास में। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. जर्मेनिया और ये जो मेरियन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। Okay, sir. ओके, चलो नाउ विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कुछ ईयर्स है ऊपर दिए हुए, ये आप नोट्स में पढ़ लेना। इसमें कुछ जैसे 1797 ये इन्वेड कर लिया था इसने इटली को, 1804 में नेपोलियनिक कोड वी हैव डन, 1415 फॉल ऑफ नेपोलियन, वियना पीस सेटलमेंट इज नथिंग अ ट्रीटी ऑफ वियना। किसके बाद हुआ था ये जो आपका बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था 1815 में, उसके बाद ये वियना पीस ट्रीटी हुई थी। 1821 ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस जिसमें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था और ये ऑटोमन एम्पायर से ब्रेक हुआ था। देन देयर इज फर्स्ट अपहीवल दैट टुक प्लेस इन फ्रांस। ये बेसिकली जो 1830s में आपका जो रेवोल्यूशंस पढ़े थे हमने उसमें स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद आपकी एक स्टेटमेंट आई थी, व्हेन फ्रांस नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। ड्यूक मेटरनिच ने ये स्टेटमेंट दी थी। 1832 ग्रीक गेन्ड इंडिपेंडेंस। 1834 ज़ोल्वेरिन आपको बताया था, दिस वाज अ कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन प्रूशिया टू अबॉलिश ट्रेड बैरियर्स। ये जो आपके जर्मन मिडिल क्लास पॉपुलेशन थे उन्होंने ये ज़ोल्वेरिन बनाया था। 1846 जर्मन्स वोट फॉर नेशनल असेंबली इन फ्रैंकफर्ट। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी आपकी सेंट पॉल्स चर्च में, इसके जिसमें कि आपके 831 मेंबर्स थे, और ये सारे के सारे डिसबैंड कर दिए गए थे। और जो वहाँ का केजर विलियम वन जो वहाँ का रूलर था, जो वहाँ का मोनार्क था, उसने इसको डिसबैंड कर दिया था। 1859 टू 70 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1871 में आपकी ये प्रूशियन किंग विलियम वन प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन हुई थी। 1859 ये सर्डिनिया पीडमॉन्ट जो थे ये आपके इटालियन स्टेट्स थे। 1860 में सर्डिनिया पीडमॉन्ट ने साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ये भी आपके टू सिसलीज थी, आपको बताया था 2 आइलैंड्स थे, एक सिसली थी और एक कॉर्सिका था, उनको हम टू सिसलीज बोलते थे, जो जहां से आपके स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया गया था, साउथ में थे ये। देन 1914 बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन दीज आर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज राइट अ नोट ऑन गिस्पी मजीनी। तो गिस्पी मजीनी वी हैव डिस्कस्ड, ही वाज अ ग्रेट इटालियन रेवोल्यूशनरी, ही वाज बोर्न इन 1877 इन जिनोवा। ये जो जिनोवा था ये आपका कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया में। दिस वाज इन ऑस्ट्रिया। देन ही वाज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी एंड फाउंडर ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटीज। इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। देन सेकंड, फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस।
ये जो पोलैंड है इसका हमने पढ़ा था रोमांटिसिज्म में, उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो आपके एग्जाइल में थे, एग्जाइल में कौन से थे, ये सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, और ये सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिस्पी मजीनी सीक्रेट सोसाइटीज इन इटली। सो ये जो गिस्पी मजीनी का ये सीक्रेट सोसाइटीज वाला जो एक फॉर्मूला था, दिस वाज कॉपीड इन होल ऑफ द यूरोप, predominantly in Germany, Holland and France. At the age of 24, he was sent into exile for attempting revolution in Liguria. ये लिगुरिया ने इसने क्या किया था, एक ऑफिसर था उसके ऊपर अटैक किया था, उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर, because of which he was sent into exile. Exile का मतलब I have already told you, when one is asked to leave the nation. He believed that God has intended nation to be natural units of mankind, so that Italy could not continue to be the patchwork of small states and kingdoms. ठीक है, तो ये क्या मानता था कि जो एक मैनकाइंड है, दैट इज अ यूनिट ऑफ मैनकाइंड, गॉड ने उसको यूनिट ऑफ मैनकाइंड बनाया, एंड दिस वुड नॉट बी कंटिन्यूड विद द प्रिविलेज, जो भी आपकी किंगडम्स और जो स्मॉल स्टेट्स हैं जैसे कि आपके मोनार्की है, उनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही हैं, दिस वुड नॉट कंटिन्यू विद देम। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ये सेम ड्यूक मेटरनिच जिसने स्टेटमेंट दी थी, इसने एक और स्टेटमेंट दी थी फॉर गिस्पी मजीनी, truly described him as the most dangerous enemy of social order। इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है हमारी, सोशल ऑर्डर है, जो एक पीस है सोसाइटी में, ये उसका एनिमी है। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वायलेंट पर्सन, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, सो ड्यूक मेटरनिच दिस स्टेटमेंट फॉर हिम। तो ये भी आपके स्टेटमेंट आ सकती है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि फॉर whom did ड्यूक मेटरनिच मेड दिस स्टेटमेंट, ऐसे। नाउ नेक्स्ट इज काउंट कैमिलियो डी केवोर। अब ये आप लोग मुझे बताओ कि ये कौन से यूनिफिकेशन का ये जो चीफ था, काउंट केवोर? यस, टेल मी। लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड काउंट केवोर। Sir of Italy. इटली, यस, यहाँ पे लिखा है देखो, वर्कड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ही वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेट। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि व्हेन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद पोप, जो रोमन कैथोलिक चर्च का पोप था, उसको ही कन्विंस दैट we'll give you a separate state which is known as Vatican City, and we will not interfere in your matters and you will not interfere in our matters. He led the movement to unify the regions of state. He was tactful diplomat. He was succeeded in defeating Austrian forces in 1859. 1859 की जो forces है उनको भी defeat करने में he was succeeded. Next is Greek War of Independence. ये आपको बहुत डिटेल में समझाया। Greek had been part of Ottoman Empire, which was a Muslim empire. Greek revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle of independence among the Greeks. Nationalism in Greece was the support from other Greeks living in exile. So जो other Greeks है उनका बहुत बड़ा support था. West Europeans had sympathies for ancient Greek culture. तो ये भी आपको बताया था कि जो ग्रीक कल्चर है दैट वाज वेरी एंशिएंट ग्रीक कल्चर, वेरी रिच ग्रीक कल्चर, और जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे दे सपोर्टेड देम। वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैं जैसे कि स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो इनको सपोर्ट करते थे। पोएट्स एंड आर्टिजन्स लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। के जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एज ए क्रेडल का मतलब जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है दैट स्टार्टेड विद द ग्रीक वॉर ऑफ दिस ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक जो आर्ट एंड कल्चर है सारा, वो जो यूरोपियन सिविलाइजेशन था उसमें बहुत ज्यादा रिच था। जैसे ग्रीक गॉड्स हो गए, ग्रीक पेंटिंग, ग्रीक आर्ट, ग्रीक डांस, म्यूजिक, ये जो यूरोप में आया ये सब कुछ ग्रीक की वजह से आया। एंड मोबिलाइज पब्लिक स्पिरिट इन सपोर्ट ऑफ ग्रीक स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन द वॉर। ये इंग्लिश पोएट था एक जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। व्हाट ही डिड, इसने आपके जितने भी एग्जाइल में हैं ग्रीक्स, उनसे ग्रांट्स या मनी वी कैन से मनी को कलेक्ट किया, एंड दैट मनी वाज यूज्ड इन बाइंग वेपन्स, इन रिक्रूटिंग पीपल इन द आर्मी, और उसको वॉर में यूज किया। एंड लास्टली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो जो ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दैट वाज बिकॉज ऑफ द ट्रीटी व्हिच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। Next is Frankfurt Parliament. It is the name of German National Assembly. ये जर्मनी में एक नेशनल असेंबली आई थी
founded during the revolution of 1848 that tried to unite Germany in democratic way. मतलब वहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के एफर्ट्स हुए. द असेंबली वाज अटेंडेड बाय 831 इलेक्टेड मेंबर्स. द मेंबर्स हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू जर्मन नेशन. नाउ दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक विलियम IV, द किंग ऑफ प्रूशिया. तो उस टाइम पे वहां पे जो किंग था उसने ये रिजेक्ट कर दिया. दो द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड, दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज डिसबैंडेड. जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं दिया, एंड स्पेशली वुमेन ने इनको सपोर्ट नहीं दिया. दिस फेल्ड टू यूनाइट Germany, but it had reaching consequences on the Germany. दो इसने इसका कोई भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ. जो आपके लार्ज पॉपुलेशन थी जैसे कि वुमेन, वर्कर्स, पीजेंट्री, दे डिड नॉट सपोर्ट दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बट दिस हेल्प टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट which further enhanced the idea of republic, and people followed this. Next is the role of women in national struggles. The women were active participants in national struggles. They had formed their own political associations, founded newspapers, taken part in political meetings and demonstrations. Despite this, they were denied right to vote during the election of the assembly. So voting right nahi tha inke paas. They were passive citizens. They had liberty to participate in national assembly, but not equally. How not equally? They were allowed in the assembly, but they were not admitted to sit and take part. They were as observers and were allowed to stand in the visitors gallery. When Frankfurt Parliament convened, they were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. So this was the role. ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें छोटे छोटे पार्ट्स थे, ये आपके 3 मार्क्स के थे सारे. Now next is what steps that did French revolutionaries take to create a sense of collective belonging. अब ये सारी वो चीजें हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी when we started this chapter. So see, idea of la patrie, the fatherland. Like in India is the concept of motherland. वहाँ पे था fatherland. Les citoyen, the citizen, emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution. इसमें जो nation है उसको unite किया गया through these two things, the concept of fatherland and the citizen. Citizen is the basic unit of mankind. New French flag tricolor, ठीक है, which replaced the former royal standard. फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पुराना. रॉयल स्टैंडर्ड मतलब जो आपका ये रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था, दिस बिलोंग्ड टू बर्बन डायनेस्टी. सो न्यू फ्लैग वाज रिप्लेस्ड व्हिच वाज अ ट्राई कलर. 3 कलर्स कौन से थे? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस रीनेम्ड नेशनल असेंबली. स्टेट जनरल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये एक असेंबली थी जिसमें कि आपके जो 3 ग्रुप्स थे, clergy, nobility and common people, इनके equal members आते थे, but they didn't have equal rights. The voting rights were not equal. So this was replaced by a national assembly. और ये national assembly was wholly elected body. A state general was not an elected body. A state general में आपकी clergy nobility थी which was not elected. This was appointed. This was appointed by the monarch. But national assembly was an elected body. Elected body मतलब जो आपके एक्टिव सिटीजंस हैं उन्होंने वोटिंग की थी इसके मेंबर्स के लिए. A central administration system was put in place. Central administration मतलब there would be a central government which would govern whole nation, and this country was divided into 39 states. Internal custom duties were abolished and uniform system of weights and measures were adopted. This I have told you. Internal customs किसके internal? 39 states के internal. There were 39 states. You have to remember, ये 39 states के बीच में custom duties थी, that if you have to trade from one state to other state within the territory of France, then you have to pay some taxes. These taxes or duties were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted. This means there were different states there were different units and measurements for different states. So there arised a very यूनिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम के अगर एक स्टेट में केजी कुछ और है, नेक्स्ट स्टेट में केजी कुछ और है, तो इसकी वजह से आपकी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होती है. तो इस चीज को एबॉलिश कर दिया गया. ऑल रीजनल डायलेक्ट्स वर एनकरेज. डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज. जितनी भी रीजनल लैंग्वेज थी उनको डिस्करेज किया गया. रीजनल मतलब एक रीजन में बोले जाने वाली. लाइक पंजाबी इज अ रीजनल डायलेक्ट कि एक ही रीजन में बोली जाती है लैंग्वेज. एंड हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज, वो पूरे इंडिया में बोली जाती है. तो ऐसे जो फ्रांस के अंदर छोटे छोटे रीजन्स हैं
कहीं पे जापानीज बोली जा रही है, कहीं पे चाइनीज बोली जा रही है, कहीं पे फ्रेंच बोली जा रही है, कहीं पे आपके डच बोली जा रही है, कहीं पे पोर्तुगीज बोली जा रही है। तो इन सबको डिस्करेज किया गया एंड इन सबको बोला गया कि यू हैव टू स्पीक वन कॉमन लैंग्वेज विच इज फ्रेंच. सो पेरिस फ्रेंच as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. New hymns were composed, oaths taken, martyrs commemorated, all in the name of nation. Hymns क्या होते हैं आपके, जो जैसे हिंदी में आपके जो मंत्र होते हैं जिनको हम मंत्र बोलते हैं, तो ऐसे hymns to remember God. ओथ लेते हैं हम, कोई प्लेज लेते हैं हम, कोई कसम खाते हैं, तो ऐसे नई ओथ्स ली गई. मार्टियर्स को कमेमोरेट, मार्टियर्स मतलब who were died into the battlefield for fighting for the nation, उनको कमेमोरेट मतलब जैसे हम श्रद्धांजलि देते हैं किसी को, तो वैसे उनको कमेमोरेट किया गया इन द नेम ऑफ नेशन. के जो मार्टियर्स हैं दे गेव अप देयर लाइफ इन द नेम ऑफ नेशन, फॉर द नेशन. तो उनकी वो जो एक मार्टियरशिप है उसको रिस्पेक्ट किया गया. नेक्स्ट इज हूवर, मेरियन एंड जर्मेनिया. ये अभी हमने डिस्कस किया. व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन व्हिच दे वर पोर्ट्रेड. फर्स्ट इज मेरियन. It was a female figure invented by the artists of 19th century Europe to represent a nation. तो ये मेरियन कहाँ पे आई थी? फ्रांस में. She was christened Marianne, a popular name which underlined the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic, the red cap, tricolor, and cockade. Her images were also marked on coins and stamps. And next was Germania. Germania became the allegory of the German nation. In visual representation, she wears a crown of oak leaves, as German oak stands for heroism. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. I want everyone to say yes, not only 2 students. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next is briefly trace the process of German unification. Last class में we have done this in detail. German unification. See, the middle class Germans in 1849 tried to unite the different nations of the German Confederation into a nation state. Prussian Chief Minister Otto von Bismarck, this name is very important, with the help of army and bureaucracy carried out the task of unification. Bureaucracy क्या होती है कि which leads the army. एक तो आर्मी है जिसमें कि सोल्जर्स हैं, ठीक है. ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके ऑफिसर्स हैं सारे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हु वुड फर्दर पास द ऑर्डर्स टू द आर्मी, उनको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी ही कैरिड आउट द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. On 18th January 1871, Prussian King Kaiser William I was proclaimed German Emperor in the ceremony at Versailles in the presence of important officials, army representatives and Otto von Bismarck. अब ये जो वर्सेल्स में जहां पे सेरेमनी हुई, उस पैलेस का एक नाम था. I want that name now. Last class. Mirror Hall. What? The Hall of Mirrors. Very good. The Hall of Mirrors. Hall of Mirrors was the place in Versailles जहां पे ये आपके प्रूशियन किंग को प्रोक्लेम किया गया, द जर्मन एम्परर. प्रोक्लेम का मतलब क्या है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब ही विल बी द जर्मन एम्परर. कि हमारी कंट्री में कुछ भी होगा, एनी टाइप ऑफ चेंजेस वुड बी इंट्रोड्यूस्ड, विल बी इन नेम ऑफ केजर विलियम वन. इसके नाम से सब कुछ चलेगा. जैसे प्रेजेंटली हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया में कुछ भी है ना, इज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. कि हर कोई भी ऑफिशियल चीज आएगी तो वो प्रेसिडेंट के नाम में, कोई नया लॉ आएगा, कोई एक्ट आएगा, दैट वुड बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. अगर फॉरेन के साथ, अगर किसी और फॉरेन कंट्री के साथ इफ वी आर मेकिंग अ रिलेशनशिप या हम कोई डील साइन कर रहे हैं, दैट वुड बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. तो ऐसे ही उसको हम प्रोक्लेम करते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट, सपोज प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट दैट इज मिस्टर रामनाथ कोविंद. सो ऐसे होगा, मिस्टर रामनाथ कोविंद इज प्रोक्लेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ऐसे उसको प्रोक्लेम किया गया. Next is what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him. तो नेपोलियन एक कोड है बेसिकली, आपको इसमें नेपोलियन एक कोड के प्रोविजंस बताने.
1804. It removed all the privileges based on birth, established equality before the law, secured the right to property. ये मैं क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि आपके all the privileges हैं based on birth. ठीक है, जितने भी आपके मोनार्क्स थे उनके पास they had the right based on birth. Birth का मतलब कि if we are born in a noble family, then we'll have all the rights. If we are born in a lower class family, then we won't have any rights. तो ये जो आपके एक privileges थे इसको रिमूव कर दिया गया, that everyone was equal before law. जो कि आपका ये कोड आया, नेपोलियनिक कोड, इसका जो बेसिक चीज थी ये यही थी. एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी. ये मैंने आपको बताया था कि ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज. ये सर्फडम क्या होता है? सर्फडम इज आल्सो काइंड ऑफ फ्यूडलिज्म. फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो आपको ये जो अंडर सर्फडम पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू स्टे विद फ्यूडल लॉर्ड्स, to stay under feudal lords and to work for them without any salary. उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, बस उनको रहने को घर दिया जाता था. So this practice was known as serfdom. So this was abolished. And manorial dues क्या होते हैं कि कुछ आपके टैक्सेस पे करने पड़ते थे पीजेंट्स को. ठीक है, उनको हम manorial dues बोलते हैं कि जो भी आपके टैक्सेस रह गए हैं देने वाले ड्यूज, उनको भी abolish कर दिया गया. Napoleon removed the guild restrictions from the towns. Guild restriction, guild का मतलब क्या होता है? एक यूनियन, ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियन को जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे टाउन्स में, लाइक इफ यू हैव टू ट्रेड विद सम अदर कंट्री, विद अदर एम्पायर, यू हैव टू पे सच अमाउंट ऑफ मनी. अगर आपको जैसे गोल्ड में ट्रेड करना है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, अगर कॉटन में ट्रेड करना है इतना टैक्स देना पड़ेगा. दीज आर नोन एज गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस. गिल्ड का मतलब क्या है? ट्रेड यूनियंस. तो उनके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको एबॉलिश कर दिया गया. ये हमने जब आपका चेंजेस पढ़े थे, क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने क्या आया था, वी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल. उसमें ये इकोनॉमिकल वाले में पढ़ा था. ही लेड स्ट्रेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम. ये सारी चीजें इसने बोला कि ये दिस न्यू थिंग्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रेंच इकोनॉमी, जिसकी वजह से आपका जो एक मॉडर्न आइडियाज आ सके. कम्युनिकेशन अब आज जैसा कम्युनिकेशन थी, उस टाइम में कम्युनिकेशन क्या था? आपका पोस्टल सिस्टम, कि आपका पोस्टल सिस्टम चलता रहना चाहिए, दैट शुड बी वेरी एफिशिएंट. टेलीग्राफ्स, ये सारी चीजें. एंड बैंकिंग सिस्टम तो आपको पता ही है क्या होता है. चलो, दिस क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. Okay. Next is explain what is meant by 1848 revolution of liberals. What were the political, social and economic ideas? अब ये हमने पढ़ा था आफ्टर वी डिस्कस द रेवोल्यूशनरिज्म, आपका लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म. उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1848 की सिचुएशन आते आते तक द मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द यूरोप, दे टुक ऑल द लीडरशिप इन देयर हैंड. ओके, जिसमें कि आपका बाद में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बनी थी. सो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप. इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस brought about abdication of monarchy. ये जो लाइन है, events of February 1848 in France brought about abdication in monarchy, इसका मतलब क्या है? कि मैंने आपको बताया था कि हंगर हार्डशिप आ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ओवर पॉपुलेशन आ गई थी सिटीज में, और आपके बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, जिसके बाद पीपल रिवोल्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवोल्ट the monarch had to flee away or he was abdicated from his throne. Abdicate मतलब उसको उसके throne से हटा देना, उसको dethrone कर देना. ठीक है, तो इस सिचुएशन, ये जो फ्रांस में सिचुएशन आई थी, इसमें कौन था? आपका लुई 18 था जो भाग गया था. ठीक है, एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज राइट टू वोट फॉर मेन हैड बीन प्रोक्लेम्ड. दिस इज प्रोक्लेम्ड. In other countries of Europe, where independent kingdom did not yet exist, men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism in national unification. ठीक है, तो सिंपल मतलब क्या है कि वही है कि आपका फ्रांस में कुछ भी हुआ, बाकी यूरोप में उसका इफेक्ट देखने को मिला. तो फ्रांस में आपका जो किंग था वो भाग गया. फ्रांस की जो मोनार्की थी, दैट अल्टीमेटली वाज कन्वर्टेड इनटू अ रिपब्लिक, जिसमें आपका एक यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज की वजह से रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड. And this effect was seen in other independent kingdoms. Now next is political, social, economic ideas. Politically, they supported the idea of constitution, freedom of press, freedom of association.
फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या था कि देयर वाज अ सेंसरशिप ऑन प्रेस। उस टाइम पे क्या था कि जो किंग्स होते थे ना वो सेंसरशिप करते थे प्रेस के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि प्रेस में आपको पता है कि देयर इज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स। सो अगर जो भी मैगजीन या जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद फर्स्ट कॉपी वुड गो टू किंग एंड किंग वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस। अगर किंग ने बोला कि हाँ दिस शुड गो पब्लिक तो ठीक है, अगर किंग ने रिजेक्ट कर दिया तो वो चीज रिजेक्ट हो जाती थी, वो पब्लिक में नहीं जाती थी। तो उस पर एक सेंसरशिप था। जैसे प्रेजेंटली जैसे हमारे अभी मूवीज पे सेंसरशिप है कि मूवी रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड उसको पास करता है कि ये पब्लिक को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे ही आपका जो प्रेस था दैट वाज नॉट फ्री एट दैट मोमेंट, बट ये जो लिबरल्स थे ये चाहते थे कि प्रेस फ्री हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आइडियाज हैं हमारे अगेंस्ट द मोनार्की दैट वुड बी propagated very transparently in the people, in the public. And next is freedom of association. जो different political associations बन रही हैं, political parties बन रही हैं, उसको बनाने का freedom होना चाहिए. They were in free favor of granting political rights to women. They emphasize the concept of government by consent. Government by there are two type of government. One is government by consent and one is government by choice. Government by choice कौन सी होती है कि जो kings हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है दैट इज गवर्नमेंट बाय चॉइस, क्योंकि वो गवर्नमेंट के चॉइस से बनी है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय कंसेंट. गवर्नमेंट बाय कंसेंट इज व्हेन गवर्नमेंट इज मेड बाय द कंसेंट ऑफ पीपल, कि लोगों ने अपना कंसेंट दिया. दिस कंसेंट इज बेसिकली वोटिंग, कि लोगों ने अपने वोटिंग दिया और उससे ये गवर्नमेंट बनी. Socially, they were against the abolition of special privileges of given to the upper section of society. They also stressed on abolition of discrimination based on birth. तो जो आपके abolition of special privileges थे given to the upper section of society, ये उसके against थे. ठीक है, somehow ये कहते थे कि now अब ये जो खुद है ये भी आपके कुछ upper section में आ चुके थे because they were educated. So ये कहते थे कि upper section जो है उनको थोड़ी ज़्यादा special privileges होनी चाहिए. ठीक है. एंड दे आल्सो स्ट्रेस्ड ऑन एबॉलिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ बर्थ, कि बर्थ के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इफ यू आर बोर्न इन हायर क्लास और लोअर क्लास दैट शुड बी अबॉलिश्ड. इकोनॉमिकली दे वांटेड टू अबॉलिश स्टेट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. दिस कैपिटल, यहाँ पे जो कैपिटल है इसका मतलब क्या है, मनी, कि जो मनी की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए. दैट शुड बी इक्वल. ठीक है. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Out of 15 students, out of 13 students, सिर्फ एक को क्लियर है. Okay. Next question is choose 3 examples to show the contribution of growth of nationalism in Europe. So this question basically deals with romanticism. ठीक है. Culture played an important role in creating idea of nation. Art, poetry, stories, music helped express and shape nationalist feelings. ये सब कुछ किसका पार्ट है? रोमांटिसिज्म का. Europe under the influence of romanticism made effort to create sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. So under the influence of romanticism is the ideology which says that national struggle should be done with the help of your culture. So under this romanticism, different leaders made efforts to create a sense of collective belonging, कि हम एक ही तरह के एरिया को बिलोंग करते हैं, एक ही तरह की हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं. So we should use this. And German philosopher John Gottfried Herder claimed that the German culture was to be discovered among common people, and it was through folk songs, folk poetry, folk dances that the true spirit of nation was popularized. So German Gottfried Herder was a German national, and this romanticism was against the science, and it believed in mythology. Mythology is a thing which we all believe, but we haven't seen. No one has seen. सर हमने इसके ही एग्जांपल्स दिए. Sorry, इसके ही एग्जांपल्स दिए सर हमने. इसी के ही क्यों एग्जांपल दिए? मतलब बेटा आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. सर रोमांटिसिज्म के क्यों एग्जांपल्स दिए उन्होंने? पूछा कोई भी 3 एग्जांपल्स. बेटा इसमें क्वेश्चन है choose 3 examples to show the contribution of growth of nationalism in Europe.
तो नेशनलिज्म जो बेसिकली आई है यूरोप में, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रोमांटिसिज्म. अब इन एवरी कंट्री आप देखो, कोई भी कंट्री में देखो, रोमांटिसिज्म में तो यूज हुआ है, कोई और चीज यूज ही नहीं हुई. इसीलिए तो हम रोमांटिसिज्म पढ़ रहे हैं. इसीलिए ये आपके चैप्टर में ये रोमांटिसिज्म का जो आइडिया है डाला गया है कि नेशन स्टेट्स जो बने हैं वो सारे के सारे आपके सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की वजह से बने हैं. जितने भी एग्जांपल्स देख लो, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, लैंग्वेज यूज हुआ. आपका पोलैंड में हुई तो लैंग्वेज यूज हुआ. आपका जर्मनी में हुई तो लैंग्वेज कल्चर, ये फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, सारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने लैंग्वेज. तो रोमांटिकिज्म ही सर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सॉरी क्या बोल रहे हो सर? रोमांटिकिज्म ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. रोमांटिसिज्म ही तो इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. मैम सर इसमें तो सारे यूज आ रहे हैं, सारे यूरोप जहाँ पे भी हो रहा है सर, रोमांटिकिज्म के कारण हो रहा है. हाँ तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप में हर जगह पे ही रोमांटिसिज्म यूज हुआ है. ओके सर. इंडिया में भी रोमांटिसिज्म ही था. जब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें भी लास्ट टॉपिक यही है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, विच इज बेसिकली रोमांटिसिज्म. ओके सर. हर जगह पे यही है. अगर हम बात करें आपका इसका इंग्लैंड के केस का, तो इंग्लैंड में भी ऐसा ही था. इंग्लिश में भी अलग अलग एथनिसिटीज थी. दे यूज देयर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. पूरे वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, लैंग्वेज को यूज किया, विच इज अ पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म. तो colonialism is dependent upon romanticism. ये तो ये है कि हमने चीज को नाम दे दिया रोमांटिसिज्म. वो तो सब कुछ सेम ही रहा है हर जगह पे. हर जगह पे वही हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, सेम चीजें कर रहे हैं. इटली में भी सेम, जर्मनी में भी सेम. ओके ओके सर. To the focus of any two countries explain how nations developed over 19th century. अब ये आपको बेसिकली क्या है कि कोई भी दो कंट्रीज बता दो, जर्मनी बता दो, इटली बता दो, या इंग्लैंड बता दो. हमने 3 पढ़ी है, ठीक है, जिसमें कि नेशंस कैसे डेवलप हुए. अब ये डिपेंड करता है आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो जर्मनी, इटली या ब्रिटेन बताना पड़ेगा. अगर 2 मार्क्स का आ रहा है फिर तो कोई भी बता दो. फिर तो हमने इतने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. हमने बेल्जियम पढ़ा है, हमने ग्रीस पढ़ा है, हमने पोलैंड पढ़ा है, हमने फ्रांस पढ़ा है. तो कोई भी एग्जाम्पल बता दो अगर 2 मार्क्स में आ रहा है. अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो आपको ये पूरी यूनिफिकेशन बतानी होगी. तो दिस इज जर्मन यूनिफिकेशन, ऑलरेडी हमने किया. टू यूनाइट जर्मनी, अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट एट फ्रैंकफर्ट, ये फेल हो गया. उसके बाद जो बिस्मार्क था, इसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया प्रूशिया का. ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. दिस ब्लड एंड आयरन की जो इस पॉलिसी है, इसका मतलब क्या था कि आपका विद द हेल्प ऑफ वॉर, विद द हेल्प ऑफ एग्रेशन, ब्लड एंड आयरन. आयरन इज बेसिकली यूज किया जाता है आपका वायलेंस के लिए, और ब्लड तो आपको पता ही है, ब्लड शेड के लिए. तो दिस पॉलिसी मीन्स कि अगर आपको कोई भी एरिया अपने अंडर लेना है, देन यू हैव टू बी वायलेंट, यू हैव टू यूज वेपन्स, जिसमें कि आपका खून खराबा होगा ही होगा. ये वो पॉलिसी है. दिस वाज अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ही फॉट 3 वॉर्स, ये हमने पढ़ा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंडेड इनटू प्रूशियन विक्ट्री. और 18 जनवरी को केजर विलियम I को जर्मन का किंग बना दिया गया इन वर्सेल्स. नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. Now Italy देखो, Italy was divided into 7 states. North was under Austria, Austrian Habsburg Empire. I have told you. The center was ruled by a pope, and southern were under the dominations of Bourbon kings of Spain. ये साउथ में 2 सिसिलीज हैं, ठीक है, सेंट्रल पोप. 1830 जो मजीनी था, he sought का मतलब क्या है, tried to put together a coherent program for a unitary Italian republic, which he was failed. Next, Chief Minister Cavour led the movement to unify the region of Italy. Sardinia, Piedmont succeeded in defeating Austria. Sardinia, Piedmont जो थे ये ऑस्ट्रियन रूरल के जो रूलर्स थे, विक्टर इमैनुअल II, ये उसके पास ही था. And got Lombardy from Sardinia. Lombardy भी आपकी one of the 7 states थी. The revolutionary under leadership of Garibaldi marched into South Italy. Kingdom of 2 Sicilies handed over to Cavour. ये आपको बताया था, जो गैरीबेल्डी है, ये आपका जो साउथ वाला एरिया है, स्पेनिश वाला एरिया, उसके अगेंस्ट ही फॉट. हिज फुल नेम वाज गिस्पी गैरीबेल्डी. लास्ट क्लास में आपको इसका नाम बताया था, गैरीबेल्डी. इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज हैंडेड ओवर टू Cavour. लेटर ऑन फ्रांस वेकेटेड रोम ड्यूरिंग द फ्रांस प्रूशियन वॉर. ये भी आपकी एक वॉर हुई थी. ये आपका इसका पार्ट नहीं है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, ये बहुत बाद में
आपकी फ्रांस की लड़ाई हुई थी प्रूशिया के साथ, तो उसके बाद ये फ्रांस को कुछ एरिया रोम वाला छोड़ना पड़ा था, और जो आपका पोप था उसको अलग से वेटिकन सिटी दे दी गई थी। 1861 the process of unification was completed and Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. Clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now next is how is history of nationalism in Britain unlike rest of Europe? इसका मतलब क्या है कि कैसे आपकी जो ब्रिटेन की हिस्ट्री है वो दूसरे ब्रिटेन के जो कंट्रीज हैं उनसे डिफरेंट, ठीक है। सो ये भी हमने बहुत डिटेल में किया है। 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, एंड देयर ओन कल्चर्स एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इनके सबके अपने अपने कल्चर्स थे। इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ आइलैंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश थे, जो इंग्लैंड वाला एरिया था वो सबसे बड़ा था, और वो बहुत जल्दी उन्होंने बहुत वेल्थ ग्रो कर ली और वो एक बहुत पावरफुल हो गए, जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत बड़ा कोस्ट था और उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी डेवलप की थी, जिसकी वजह से दे वर सक्सेसफुल in making their dominance over the other island nations. The English Parliament, which had seized the power of monarchy due to Glorious Revolution of 1688, was instrument through which the nation state with English its center came to be forged. ये ईयर जो था 1688, इस ईयर में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत पहले ही बन गई थी, तो यहाँ पे जो मोनार्की है उसका रूल बहुत कम हो गया था। लिखा है ना, had seized the power of monarchy due to glorious revolution of 1688। तो यहाँ पे एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। यहाँ पे उस टाइम पे जो किंग था दैट वाज फिलिप फाइव। तो फिलिप फाइव जो था वो आपका उस टाइम पे किंग था, और जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी दे फॉट अ रिवोल्ट अगेंस्ट हिम एंड ही अग्रीड के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी जाए। was instrumental through which the nation state with England its center came to be forged. The Act of Union of 1707 between England and Scotland that resulted in formation of United Kingdom of Great Britain। 1707 में एक्ट आया था, आपको बताया था, जिसमें स्कॉटलैंड जुड़ गया था। mean in effect that England was able to impose its influence over Scotland। तो जो स्कॉटलैंड वाला एरिया था उसके ऊपर इंग्लिश ने पूरी की पूरी डोमिनेंस दिखा दी और स्कॉटलैंड को अपने अंडर कर लिया इन 1707। The growth of Britain's identity meant the Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन की आइडेंटिटी थी that was very important for Scotland's existence, कि जो स्कॉटलैंड है उनके पास बहुत छोटा सा एरिया था, और जो उसका कल्चर था, उसके जो इंस्टीट्यूशंस थे that were nowhere standing in front of Britain's same। तो फिर इसलिए ब्रिटेन ने बोला कि if you want to exist on this earth you have to, हमारे साथ आपको अलायंस बनाना पड़ेगा और हमारे अंडर रहना पड़ेगा, नहीं तो जो भी आपका कल्चर है दैट वुड गो इन वेन, दैट वुड गो वेस्ट, कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है। सो बिकॉज विदाउट नेवी यू कैन नॉट ट्रेड। उस टाइम पे एयरवेज तो था नहीं, सिर्फ आपके वाटरवेज थे, तो उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू जॉइन अस। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड। अभी आगे आयरलैंड का केस, जिसमें कि आपको बताया था आयरलैंड वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स। तो जो वहां के प्रोटेस्टेंट्स थे, इंग्लिश ने उनको हेल्प किया बिकॉज English were themselves the Protestants. So English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over the largely Catholic country, but Catholic revolts against the British dominance were suppressed. जो Catholic revolts थे उनको suppress कर दिया गया against British dominance. In the end, Ireland was forcibly incorporated in United Kingdom in 1801. Hence, the new British nation was forged through the propagation of dominance of English culture। तो जो आपका आयरलैंड है उस एरिया को जबरदस्ती अपने साथ जोड़ा गया, बट आयरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ओनली आयरलैंड। तो जो ओनली आयरलैंड था वो उससे अलग हो गया कि वी वुड स्टे डिफरेंट। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट था विच वाज बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स, वो उनके साथ जुड़े रहे और वो उनके साथ यूनाइटेड किंगडम में आ गए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यूके। यस सर। अब यूके था, यूके के अंदर 4 कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी बोलो? वेल्श, इंग्लैंड, वेल्श नहीं था, वेल्श Wales, Scotland, and Ireland. स्कॉटलैंड एंड आयरिश, Irish, Ireland. ना आयरिश था ना आयरलैंड था।
नॉर्दर्न आयरलैंड था। नॉर्दर्न आयरलैंड, यही तो लिखवाया था आपको, नॉर्दर्न आयरलैंड था। आयरलैंड जो था वो अलग हो गया था। और ये चार में से जो ये तीन कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, इनको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, बिकॉज ये तीनों जो है एक ही आइलैंड पे आते हैं। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो एक अलग आइलैंड में। ठीक है, तो क्लियर Yes, sir. हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बाल्कनाइजेशन। वो तो हमने अभी किया नहीं है, तो बाल्कनाइजेशन का मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। बाल्कनाइजेशन आपकी आफ्टर 1871 स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था, देयर वर सम नेशंस जो आपके ऑटोमन एम्पायर में थे, ठीक है, जो कि आपके ईस्टर्न यूरोप में आते थे, जैसे कि आपका अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, ऐसे कुछ कंट्रीज थे। ठीक है, दिस इज सर्बिया। जो मैं आपको रोमांटिसिज्म में बताया था वो एरिया था साइबेरिया। तो ये दो अलग चीजें, इसमें कंफ्यूज मत होना, सर्बिया एंड साइबेरिया। ठीक है, बॉस्निया, हर्ज़ेगोविना, मोंटेनेग्रो, ये कुछ कंट्रीज थी। अब ये सारी कंट्रीज क्या थी, इनको हम बाल्कन नेशंस बोलते थे सबको। ठीक है, कलेक्टिवली दे वर नोन एज बाल्कन नेशंस, बिकॉज जो तो एरिया था इसको हम बाल्कन बोलते थे। दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सो जो ये नेशन था ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत ज्यादा मिनरल्स थे, बहुत ज्यादा आई वुड से रॉ मटेरियल्स थे। ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जितने भी आपके यूरोपियन पावर्स थे, दे वर हंग्री फॉर रॉ मटेरियल्स, बिकॉज उनके पास तो रॉ मटेरियल था नहीं। सो दे वांटेड कि ये जो एरियाज है ये हमारे अंडर आ जाए। सो जितने भी आपके बड़े यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, ये सारे के सारे चाहते थे कि ये जो बाल्कन नेशंस हैं ये हमारे पास आ जाए, कि इफ वी वुड रूल दीज बाल्कन नेशंस वी वुड बिकम रिच, कि अगर ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गए तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड में वी वुड बी स्ट्रांग। सो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, और जो वहां के बाल्कन नेशंस के लोग थे वो चाहते थे कि हम अलग रहें। ठीक है, बिकॉज सेम उनके भी रोमांटिक इमेजिनेशन वाले आइडियाज थे, वो भी रोमांटिक नेशनलिज्म चाहते थे कि हम इतने सालों से ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहे हैं, नाउ वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, कि अभी हम ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुए, अब हम दोबारा किसी यूरोपियन नेशन के अंडर आ जाएं। तो सो दे वांटेड देयर डिफरेंट स्ट्रगल्स, उनकी अलग स्ट्रगल्स थी। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, कि सारी यूरोपियन कंट्रीज वर अगेंस्ट देम एंड यूरोपियन कंट्रीज आपस में भी लड़ रही थी। तो यहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, जिसकी वजह से आपका एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, दैट यूनाइटेड इनटू टू ग्रुप्स, कि वो दो ग्रुप्स में बट गई। और वो दो ग्रुप्स थे, उनका नाम था, एक थे आपके एक्सेस, एक थे अलाइज, सॉरी, और एक थे आपके सेंट्रल पावर्स। दो ग्रुप्स बन गए। अब एक ग्रुप जो था, दिस वाज लेड बाय यूके, दिस ग्रुप वाज लेड बाय जर्मनी। अब इसमें और भी फ्रांस आ गया, पोलैंड आ गया, बाद में 1917 में यूएसए भी आ जाएगा, रशिया आ गया, इधर जर्मनी आ गया, इटली आ गया, जापान आ गया और टर्की आ गया, ऐसी नेशंस थे। तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, दिस फाइनली लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1। तो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी वो ये बाल्कनाइजेशन की वजह से, इसको हम बोलते हैं बाल्कनाइजेशन, कि जो बाल्कन नेशंस थे वो यहाँ पे थे। ठीक है, ये जो एरिया था ये सारा आपका एशिया और जो यूरोप है उसके बीच वाला एरिया था सारा। ठीक है, समझ आया? यस सर। एक बार नेक्स्ट क्लास में ना दोबारा आपको बता दूंगा अच्छी तरह। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871। सो इसका फर्स्ट है ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन ऑफ बाल्कन। द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या, डिफरेंट एथनिसिटीज थी। एथनिसिटीज मतलब डिफरेंट कल्चर्स के लोग, और डिफरेंट ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी का मतलब कहीं पे जंगल है, कहीं पे आपके हिल्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे कोस्ट है, कहीं पे सी है। ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे ज्योग्राफिकल वेरिएशन थी, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके एवरी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल मिलता था वहाँ पे। कि सपोज अगर बारिश वाला एरिया तो राइस बहुत है, कोस्ट भी है तो आपके फिश बहुत है, अगर गर्मी वाला एरिया तो आपके रॉ मटेरियल्स बहुत है, अगर वॉल्केनिक एरिया तो आपके ये मिनरल्स बहुत है।
तो ऐसे आपके डिफरेंट एरियाज थे। ये कुछ कंट्रीज के नाम है, रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, ये इकट्ठा नाम है, एक ही कंट्री का नाम है ये, बोस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly called Slavs, जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको हम स्लैव्स बोलते थे। कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये जो लार्ज एरिया था, दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो ये जो सारे नेशंस थे ये रोमांटिक नेशनलिज्म के अंडर ही एकदम से इंडिपेंडेंट हुए थे। मतलब एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है कि जैसे एक्सप्लोजन होता है ना कि एकदम से आपकी बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, तो ये कंटिन्यूअसली एकदम से एक ऑटोमन एम्पायर एकदम डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया और ये सारी कंट्रीज बाहर निकल। The role of rebellious nationalists in the Balkans. Now, Balkan peoples based their claims for independence or political rights on the nationality, and Jews tried to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. तो ये जो यहाँ के नेशनल से ये कहते थे कि हम एक टाइम पे इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, बहुत इन एंशिएंट टाइम्स वी वर इंडिपेंडेंट एंड यस दे वर इंडिपेंडेंट। अब जो अलेक्जेंडर आया था इंडिया में बहुत टाइम पहले, वो ये मैसिडोनिया वाले एरिया से आया था। उसके बाद इंडिया में ग्रीक्स आए थे, तो ये ग्रीक कल्चर था बहुत बड़ा, तो वहां से आए थे ये सारे लोग, ठीक है। सो दे वर इंडिपेंडेंट, सो दे सेड कि हम इंडिपेंडेंट थे और हमारे ऊपर बाद में फॉरेन रूल आ गया, फॉरेन पावर आ गया। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought that their struggles as attempts to win back their long-lost independence, as the various Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkans area became an area of intense conflict. तो यहाँ पे already ये इंडिपेंडेंट थे एंशिएंट टाइम में और इनके ऊपर फॉरेन पावर ने रूल किया, ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया और ये दोबारा इंडिपेंडेंट हो गए। सो नाउ दे वर नॉट रेडी टू गेट अंडर एनी फॉरेन पावर अगेन। सो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन आ गई और यहाँ पे रोल ऑफ यूरोपियन पावर्स क्या था? बाल्कन्स बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। देयर वाज अ ग्रेट इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनकी नेवीज थी और मिलिट्रीज थी यूरोपियन पावर्स की, they were into conflict and they were hungry over trade and colonies कि इसको colonize करेंगे और यहाँ से raw material लेके जाएंगे। Each European power like England, Russia, Germany, Austria, Hungary were keep on countering the hold of other powers over the Balkans. तो ये सारे conflict में थे, they were continuously in the conflict with each other over the possession of Balkan nations and extending its control over the Balkans. So this led to the series of war in the region and finally the World War I, जिसकी वजह से आपके छोटे छोटे बैटल्स हुए which ultimately led to a war which was World War I, which was started in 1914 and ended in 1919. अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना वो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपका जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट हो रहा था। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन। देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके सारे के सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये सबको आपको याद करना है। These are short questions. Then after that these are very short questions, sorry. These are short questions जो एक मार्क्स में जैसे fill in the blanks में आ जाते हैं। These questions, short questions, ये सेम है सारे जो हमने डिस्कस किया ना, उसके बीच बीच में से ही है। कुछ डिफरेंट होगा वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ईयर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से ईयर्स में ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सीबीएसई में, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी अपहीवल इन फ्रांस 1830, ये आपका वही हुआ। इसके इफेक्ट क्या हुए कि बॉर्बन डायनेस्टी विच वाज रिस्टोर्ड इन 1815, इसको हटा दिया गया बाद में। शॉर्ट नोट ऑन ड्यूक मेटरनिच जिसने ये स्टेटमेंट दी थी आपकी व्हेन फ्रांस स्नीजेस, उसके ऊपर है। इसका बहुत बड़ा रोल था आपका वियना में। हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये आपको बताया था कौन सा एम्पायर था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। इसमें एल्पाइन रीजन कौन सा होता है, जो आपका ड्राई एरिया, दिस इज ज्योग्राफिकल टर्म, बहुत ज्यादा हाइट पे वो एरिया होता है जहाँ पे आपके वेजिटेशन खत्म हो जाती है। जैसे सपोज आपका जो लद्दाख वाला एरिया, तो वो सारा एल्पाइन एरिया है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे ड्राई डेजर्ट, इतना ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है कि वो ड्राई एरिया हो जाता है सारा। सो ये सारा ड्राई एरिया था। यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, एक मग्यार लैंग्वेज बोली जाती थी, अदर डायलेक्ट्स भी थे। आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव्स ये आपको कराया था क्लास में। हाउ कैन यू से और प्रूव दैट कंजर्वेटिव regime set up in 1815 were autocratic?
इनका रोल था आपका 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना में। ऑटोमन बिस्मार्क कौन था? नेशनलिज्म बताओ क्या है? हाउ वाज आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इन यूके? ये सारा हमने किया। ये 2 रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन 1830, 1848, इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। अब ये रोल क्या देखो, रोल ऑफ मजीनी, कैवोर एंड गैरिबाल्डी, ये सारे रोल्स हमने पढ़े हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप, a wave of economic nationalism stranded under nationalist sentimental growing in Europe. Which class brought about the change? तो वो कौन सी क्लास थी आपकी? बेसिकली दिस वाज न्यू मिडिल क्लास। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में मेन वही हैं जो हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किए हैं, बाकी सारे चैप्टर के बीच में से। ठीक है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ये आएंगे नहीं। ये आपके 1 मार्क्स के जो आपके डेफिनेशंस हैं वो है सारी नीचे, क्या क्या होता है ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे सारे अच्छी तरह। दीज आर इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज कौन कौन थे। चलो चलो, सो आई होप ये चैप्टर क्लियर है अब आपको सारा। यस सर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्लास में अभी हम बाल्कन वाला समझा देना फिर से। क्या चीज बेटा? सर ये वाला टॉपिक, ये डिस्क्राइब बाल्कन वाला। बाल्कन्स वाला समझ नहीं आया? सर फिर से समझा देना। ठीक है, यस देखो सर। बाल्कन्स आपका एक एरिया है। बाल्कन्स क्या है? दिस इज अ ज्योग्राफिकल एरिया। ये कहाँ पे है आपका ये एरिया? जैसे ये आपका यूरोप है और ये एशिया है, ये थ्रू लैंड कनेक्टेड है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। इसके बीच में जो कंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं बाल्कन नेशंस। ये पूरा का पूरा एरिया को हम बोलते हैं बाल्कन नेशंस। अब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुई हैं। ये जितनी भी कंट्रीज का नाम लिखा है यहाँ पे, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज आपकी इंडिपेंडेंट हुई हैं फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ये कंट्रीज आपकी पास्ट में देवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है, मतलब एंशियंट टाइम में देवर इंडिपेंडेंट, इन मिडीवियल टाइम देवर अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वाज अ मुस्लिम एम्पायर। सो जैसे जैसे ये रोमांटिसिज्म आया, विद द हेल्प ऑफ देयर रोमांटिक इमेजिनेशन, ये जो कंट्रीज थी ये आपकी डिसइंटीग्रेट हो गई, ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गई विद द हेल्प ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। वही आपका कल्चर, लैंग्वेज वाली सारी चीजें, उससे ये ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गई एकदम से। और उस टाइम पे क्या हुआ, जो दूसरी यूरोपियन बड़ी पावर्स हैं जैसे कि आपका इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो बड़ी यूरोपियन पावर्स हैं, देवर इनटू द मतलब ये खोज कर रही थी आपकी कि हमें कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल्स मिल जाए। क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि जो इनका एरिया है, दे आर इन टेम्परेट रीजन वेयर देयर इज अ वेरी स्कार्सिटी ऑफ गुड टेम्परेचर एंड रॉ मटेरियल्स। सो दे वर इनटू द के into the finding of the this raw materials for their industries, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था यूरोप में। तो ये जो एरिया था, दिस वाज अ वेरी रॉ मटेरियल रिच एरिया। तो एवरी कंट्री वांटेड दिस बाल्कन कंट्रीज कि ये कंट्रीज के ऊपर हम रूल कर लें, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज आई इस एरिया में, और इस एरिया में ये कंट्रीज जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई कि हमें ये एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए। पोजेशन, उस एरिया के पोजेशन के लिए दे स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन देमसेल्व्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, सीरीज ऑफ वॉर्स हुई, सीरीज ऑफ छोटी छोटी बैटल्स हुई, विच लेड टू फाइनली वर्ल्ड वॉर 1, जिसकी वजह से आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। ये जो सारी कंट्रीज जो आपस में लड़ी, ये बाल्कन्स की वजह से लड़ी, ठीक है। तो ये कुछ आपके नेशनलिस्ट टेंशंस आई थी वहां पे बाल्कन्स में 1871 के बाद, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में, आपके ऑफलाइन क्लास में मैं आपको ये टॉपिक दोबारा करवाऊंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, देन विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आपकी ऑफलाइन होगी, अब ये लॉकडाउन की वजह से आपकी ऑनलाइन थी ये क्लास। चलो, आई होप ये चैप्टर क्लियर है सबको। बाकी नहीं क्लियर तो आई होप दिस ऑल्सो कि आप लोग ये चैप्टर आप पढ़ोगे। आपके पास 2 दिन का टाइम है, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं। आपका अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपका हाफ एन आवर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आई होप कि यू विल डू दिस।
चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके। गुड इवनिंग थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।